हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ASY स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 से विज्ञान के ऑल चैप्टर से टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं ASY स्टडी सेंटर की तरफ से। तो स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं, पूरे 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। आपके कितने नंबर? 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की वेग कितने मीटर पर सेकंड होता है। तो प्रकाश की वेग जो होती है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दर्पण में बनने वाली आभासी सीधी और समान आकार की छवि किस प्रकार के दर्पण में बनती है। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिएगा। दर्पण में बनने वाली आभासी सीधी और समान आकार की छवि किस प्रकार के दर्पण में बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में। किस प्रकार के दर्पण में बनती हैं? समतल दर्पण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर होती है। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त आवृत्ति का असाई मात्रक क्या है। आवर्त आवृत्ति का असाई मात्रक मतलब कि आवृत्ति का असाई मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। हर्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन का कौन सा नियम बल और संवेग के संबंध को दर्शाता है। न्यूटन का कौन सा नियम बल और संवेग के संबंध को दर्शाता है? द्वितीय नियम। कौन सा नियम? न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो बल और संवेग के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? बल और संवेग के संबंध को दर्शाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यास्था का मात्रक क्या है। प्रत्यास्था का मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। प्रत्यास्था का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यास्था किस पर निर्भर करती है। प्रत्यास्था किस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के प्रकार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है? धारा और विभवांतर से संबंधित है। ठीक है, धारा और विभवांतर की से संबंधित है ओम का नियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम होता है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का असाई मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 220 वोल्ट और 2 एम्पियर धारा पर कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। मतलब कि 220 वोल्ट है और उसमें 2 एम्पियर की धारा खर्च हो रही। तो इसका मतलब कि विद्युत ऊर्जा आर पूछा है। क्या पूछा है? आर पूछा है। तो आप निकालेंगे कि आर बराबर वी बटे आई वाला सूत्र लगाएंगे। तो आर बराबर वी बटे 220 नहीं, आर बराबर मतलब कि वी बराबर आर बटे आई होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि वी आर बराबर जो होगा वो होगा वी इंटू आई होगा। ठीक है, वी इंटू आई होगा। तो हमारा कितना दिया है? 220 वोल्ट। कितना दिया है? 220 वोल्ट। और आई कितना दिया है? मतलब धारा कितना है? 2 एम्पियर की धारा। तो 2 से गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 440 वोल्ट। क्या आ जाएगा? 440 वोल्ट। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हम भी हो गए थे। तो 440 वोल्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक तार पर लगने वाले बल का नियम। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार पर लगने वाले बल के नियम का पालन करता है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर,
घरेलू विद्युत आपूर्ति में कितने वोल्टेज का प्रयोग होता है? घरेलू विद्युत आपूर्ति में कितने वोल्टेज का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट। जो हम वोल्ट नापते हैं, हमारे घर में बिजली आती है तो वो 220 वोल्ट की होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो वह कौन सा लेंस होगा? किसी लेंस की फोकस दूरी मतलब कि धनात्मक होती है तो वो कौन सा लेंस होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस होगा वो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस आवेशित होता है, अवशोषित होता है? मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर में पाचन किसके द्वारा शुरू होता है? तो मानव शरीर में पाचन किसके द्वारा शुरू होता है? तो मुंह के द्वारा। मुंह के द्वारा, पहले मुंह से हम खाते हैं ना, तब पाचन शुरू होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 18 पर। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 19। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए की संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। कौन दिया था? वाटसन और क्रिक ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 20 पर। मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 21। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर पावर हाउस। मतलब कि कोशिका का पावर हाउस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, कोशिका जब बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? मतलब कि पौधों में जल परिवहन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलाइम, जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। लीवर किस एंजाइम का स्राव करता है? मतलब कि लीवर किस एंजाइम का स्राव करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पित्त रस का। पित्त रस का स्राव करता है लीवर। ठीक है, पित्त रस का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 24। किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है? किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन जो हवा होती है उसको जीवन गैस कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 25। वृक्क वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वृक्क का मुख्य कार्य होता है अपशिष्ट निकालना। मतलब कि अपशिष्ट निकालना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपशिष्ट निकालना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर। ठीक है, 27 पर चलते हैं। मनुष्य की त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो मेलानिन पर निर्भर करता है। मेलानिन के कारण आदमी गोरा और काला होता है। जिसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है वो आदमी काला रहता है, जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है वो आदमी गोरा रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 28। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 29। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 30 पर। फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? फेफड़ों में गैसों का विनिमय एल्वियोली में होता है। किस में होता है? एल्वियोली में होता है। फेफड़ों में गैसों का विनिमय एल्वियोली में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 31। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 7 होता है। कितना होता है? 7। अम्ल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 32। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा, सॉरी दोस्तों, अम्ल का पीएच मान जो होता है, यहाँ पर गलती हो गई है। अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, और 22। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है?
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यानी HCO3 है, यानी HCO3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NaHCO3। NaHCO3 है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 33, नींबू नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 34, क्लोरीन का रासायनिक संकेत क्या है? क्लोरीन का जो क्लोरीन है उसका रासायनिक संकेत क्या है? Cl है। पीरियोडिक टेबल में Cl लिखा रहेगा, वहाँ पर उसका रासायनिक संकेत है क्लोरीन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 35, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु? तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु क्या है? पीतल है। पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से बनता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा तत्व कैथोड पर जमा होता है? इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा तत्व कैथोड पर जमा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो जमा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, पानी का रासायनिक नाम क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो सबको पता होना चाहिए, H2O होता है। क्या होता है? H2O, पानी का रासायनिक सूत्र, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा धातु सबसे अधिक प्रक्रियाशील होता है? मतलब कि कौन सा धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। कौन सा? सोडियम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पेट में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 40 पर, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, कठोर जल में सामान्य जल में बदलने के लिए कौन सा यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को सामान्य जल में बदलने के लिए कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? Na2CO3 का उपयोग, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे, रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 43, चूने का पानी किससे दुधिया हो जाता है? मतलब कि चूने का पानी किसके कारण दुधिया हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 के कारण। किसके कारण? CO2 के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पर, साबुन का पीएच क्या होता है? साबुन का पीएच मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 होता है। क्या होता है? साबुन का पीएच मान क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? मतलब कि लोहे पर जंग लगना वह किसके कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और नमी के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन और नमी के कारण होता है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीजन और नमी के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 46, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस जो है वो कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 47, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। चलिए क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 49, गति का SI मात्रक क्या है? गति का SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। क्या है? मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पर,
प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। कितने मीटर? 17 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17 मीटर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के। क्लास 10 के साइंस मतलब कि फिजिक्स में पूरी तैयारी कराई जाएगी। अब क्वेश्चन लेकर आने वाले न्यूमेरिकल फिजिक्स के न्यूमेरिकल से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।